आ जाओ जी। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है किसका? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। एक लेक्चर हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, कल बहुत टाइम लगा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने समझाने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया था। कौन है ऐसा जिसको कल की क्लास में कोई डाउट है सर कोई डाउट? तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, कल की क्लास में मैंने आपको टॉपिक बताया कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर रहा है, मतलब तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट। कोई एक पर्सन जिसकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, लेकिन वो पर्सन जो है वो मना कर रहा है अपनी उस लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से। अगली लाइन बहुत जरूरी है, बिना किसी कारण। बिना किसी, अगर कोई कारण है तो मना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना किसी रीजन अगर आप मना कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक मेरा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मेरा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्चुअल, एंटिसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर डिफेंडेंट परफॉर्म करने से मना करता है। कौन सी डेट पे? ड्यू डेट पे। और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें परफॉर्म करने से मना कर दिया जाता है, या तो ड्यू डेट से पहले मना कर दिया जाता है। एंटिसिपेशन में ड्यू डेट से पहले मना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बहुत है। पहले वाले में ड्यू डेट पर मना किया, एंड टाइम पर मना किया। दूसरे वाले में ड्यू डेट से पहले मना। तो जो एग्रीव्ड पार्टी हुआ, अब एग्रीव्ड कौन हुआ सब समझते हो? किसके साथ में गलत हुआ? अब वो एग्रीव्ड पार्टी पर अधिकार है डिफेंडेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का। तो प्रश्न ये है कि वो लीगल एक्शन कब लेगा? पहले वाले केस में लीगल एक्शन ले सकता है ड्यू डेट के बाद ही लेगा, मतलब जब बंदे ने मना किया। दूसरे वाले में बस एक फायदा ये है कि क्योंकि पहले सामने वाले पर्सन ने मना कर दिया परफॉर्म करने से, तो वो केस इमीडिएटली भी कर सकता है और ड्यू डेट का इंतजार कर कर तब भी कर सकता है। ऑल वेल। तो ये हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप थे जो आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आएगा क्या? आएगा ये जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिस पार्टी का नुकसान हुआ उस पार्टी को हम लोग लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। तो वो एग्रीव्ड पार्टी अब डिफेंडेंट के खिलाफ क्या करेगी? तो एग्रीव्ड पार्टी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगी। ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट लीगल एक्शन लेगी, लेकिन लीगल एक्शन लेने से पहले उसका पहला अधिकार होता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देती है? कैंसिल कर। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। क्लियर है? और दूसरा उसका राइट क्या होता है? अब वो डैमेज मांगेगी। आपके लिए ये डैमेजेस बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला डैमेज मैंने आपको बताया एक्चुअल डैमेज, जिसको मैं कहता हूं क्या? ऑर्डिनरी डैमेज। तो ये वो डैमेज होते हैं जो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल जाते हैं, जैसे कि, और ये कंप्यूट होता है डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस। क्या एग्जांपल दिया था? मैंने किसी मिस्टर बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले महीने 20 तारीख को मुझे 1,000 किलो चावल चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस हमारा सेट हुआ 80 रुपये पर केजी। लेकिन डिलीवरी वाले दिन उसने मुझे मना कर दिया, ब्रीच हुआ। और ये कौन सा ब्रीच हुआ? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब बात एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आप कर रहे हो, तो मैं बन गया अब एग्रीव्ड पार्टी। मैं तेरे से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा, कर दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैंने उतने ही 1,000 किलो चावल जो है वो मैंने मार्केट से परचेज किए, परचेजिंग प्राइस था मेरा 90 रुपए का। तेरे से कितने में बात हुई? नुकसान कितना हुआ? मैं 10 रुपए तेरे से ले लूंगा।
तो यहाँ तक कि मेरी क्लास कल हुई थी, कल का 1 घंटा पूरा मैंने कवर कर दिया अगले अभी के 5-7 मिनट में। ठीक है जी। फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस नहीं है, वो ये कह रहा है मैं परफॉर्म ही नहीं कर रहा। कल थे क्लास में। हाँ, उस फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस थोड़ी, वो तो मैं बता ही नहीं रहा, ये तो मैंने सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के एक्सेप्शन में बताया हुआ है कि कमर्शियल लॉस इज नॉट अ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बताया हुआ है ना। तो यहाँ फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस हो ही नहीं रहा, यहाँ तो पार्टी परफॉर्म करने से मना कर रही है बिना किसी रीजन। तूने बोला सर पढ़ा दो, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा। तूने कहा क्यों, मैं मेरा मन नहीं करा। चल एक दिन नहीं कर रहा, कल आया, कल मैंने कहा नहीं पढ़ाता मैं। तो मत पढ़ा सर, लेकिन मेरी फीस वापस दे। मैं कहा वो तो कल ही खुली है गोल्ड लेवल। तो फिर अब मैं ब्रीच नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे फेस पे ब्रीच कर रहा हूँ। बिल्कुल मना कर रहा हूँ, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले। तो अब तेरे पास क्या अधिकार है मेरे खिलाफ? अब तू मेरे खिलाफ केस कर सकता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लियो। ठीक है, राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेज। अब जब तू मुझसे डैमेज लेगा तो डिपेंड करेगा तेरा नुकसान कितना हुआ, और वो नुकसान, तू ऑर्डिनरी नुकसान हुआ है तो ऑर्डिनरी डैमेज ले लेगा, लेकिन कोई स्पेशल टाइप का नुकसान हुआ है तो तू मेरे से स्पेशल डैमेज ले लेगा। आई बात समझ? हाँ। अरे पगला है क्या तू? पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर नहीं रहा। कोर्ट, देख कोर्ट ने साफ ये बोला है, एक्ट ने साफ ये बोला है कि आप किसी के खिलाफ लीगल एक्शन तब लोगे ना जब पहले अपने रिलेशन को खत्म करोगे। पहले रिलेशन, जैसे बीवी पे डिवोर्स केस फाइल कर रहा है तू, बिना लड़ाई के करेगा? कि हो सकती है भविष्य में लड़ाई, आज डिवोर्स कर लेते हैं। या पहले लड़ाई का वेट करेगा? पहले लड़ाई होगी तब डिवोर्स फाइल करेगा ना। पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तभी तो जाके डैमेज लेने जाएगा तू उससे। समझ गया बात को? पहले रिलेशन खत्म करो ना, तभी तो आपस में तुम्हें डैमेज मिलेगा। रिलेशन खत्म नहीं किया, सामने खड़े हो मेरे, जज कह रहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब आज की क्लास स्टार्ट होती है। अब अपना दूसरा डैमेज है, इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेज। ठीक है, लिखो जरा। ठीक है, तो लिखो स्पेशल डैमेज। मैं अभी समझा रहा हूं तुम्हें स्पेशल डैमेज क्या होता है। बातें नहीं, बातें नहीं। स्पेशल डैमेज, और मैं इसको आपको इंस्टीट्यूट की बुक से भी पढ़ाऊंगा। पहले काम करते हैं, इसका ना मतलब लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो स्पेशल डैमेज में, और मैं मतलब अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने इसके एग्जांपल आपको दे दिए थे। लिखो दिस डैमेज इज ग्रांटेड when the other party has knowledge about special circumstances। ये डैमेज आपको तब मिलेगा जब दूसरी पार्टी को स्पेशल सर्कमस्टांसेस की क्या हो, नॉलेज। किसी के घर में शादी है, शादी का दिन फिक्स हो गया और केटरर से बात हो गई, एग्रीमेंट किया केटरर से कि भाई इतने लोगों का खाना बनाना है, इतना दूध लगेगा, दूध और जलेबी की डिमांड आ रही है सामने वाली पार्टी की तरफ से, तो ये बनाएंगे। समझ गए बात को? केटरर से एग्रीमेंट हो गया, डन एवरीथिंग। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, बारात बिल्कुल शाम को 7 बजे पहुंचेगी। 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, केटरर का आता पता ही नहीं। अब आया तो क्या हवा खिलाएंगे?
बारात तो आपको पता खाने पीने ही आती है सारी, ठीक है। अब 2 बज गए, अब थोड़ा अंदर से बेचैनी चालू हो गई, तो वो भाई ये केटरर कहाँ है, उसको ढूंढा, वो पी पा के सो रहा था। शादी थी, बताया कि उन्हें चले गए, अब नहीं आऊंगा। मंगलवार को मैं खाना नहीं बनाता, तो पी लेता तू मंगलवार। अभी केटरर जो है आया नहीं। क्या लगता है ये कोई नॉर्मल दिन की बात है? अब कोई बारात आ रही है 1,000 लोगों की, अब तो ढाबे वाले से भी नहीं बोल सकते। ढाबे वाले भी 100-150 का खाना बना के रखे, और ढाबे का खाना खिलाएंगे क्या हम उनको? बारात आ रही है, स्पेशल न्योता दिया गया, लोग आ रहे हैं, सोचो कितनी बेइज्जती होगी। होगी नहीं होगी? भयंकर होगी। इतना अच्छा खिला के तो करते हैं वो। छोले में तो नमक ही नहीं था, ठीक है। इतना बढ़िया सर्व करके दोगे दोगे तो भी वो बाराती लोग जो है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क राइज करते हैं। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो खाना ही नहीं है। वो बस बस कर रहे हैं, मंगा रहे तब तक पियो। तो भैया ये दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ उस केटरर के साथ क्या किया जाए? नहीं नहीं, कानूनी रूप से बात करनी है। डैमेज लेंगे, स्पेशल डैमेज। क्योंकि ये स्पेशल सरकम, आप तेरे को पता था ना शादी में 1,000 लोगों की, मजाक कर रहा है तू हमारे साथ। समझ गए बात को? तो गड़बड़ है ऐसा। कभी गए हो बिना बुलाए की शादी में? बड़ा मजा आता है। बिना बुलाए बहुत बार गया, बहुत मजा आता है जाने में। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिना बुलाए शादी में गया। अच्छा, बुलाए वाले में क्या होता है, रिश्तेदार साथ में होते हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते। 2 ठुमके लगाए, मम्मी देख रही है, बेइज्जती करवा रहा है। क्योंकि हमारे ठुमके तो आप समझ, आपको पता ही है कैसे लगते हैं। हम तो ऐसे डांस करते हैं जैसे कि अभी ब्रेकअप हुआ है हमारा। तो बिना बुलाए में जाओ तो बड़ा मजा आता है। जाओ, बिल्कुल जाते वेटर को 50 का नोट दो, पहले तो वो टेबल पे सर्व करेगा इस उम्मीद से कि जाते वक्त ये कुछ दे के जाएगा, उस टाइम मत दो। अब तो खा लिया, तो स्टेज पे जाओ मस्त, उसके साथ फोटो खिंचवाओ, दूल्हे को भी लगना चाहिए कि यार ये था कौन। 2-3 घंटे तक सोचे वो दूल्हा कि यार ये बंदा कौन था। और बिल्कुल वीआईपी बन के जाओ। एक बार मैं गया किसी पार्टी में, मेरे को धर लिया, इधर आओ, किसकी तरफ से आए हो? मैंने कहा लड़की वालों की तरफ से। उसने मेरे कान पकड़े, साले जन्मदिन है ये। अच्छा, पकड़ा गया आज। तो बड़ा मजा आता है बिना बुलाए जाने में। आज आगे लिखो, स्पेशल डैमेज आर फॉर लॉस which arise on amount of unusual circumstances affecting the plaintiff. Affecting the plaintiff. ये लाइन बड़ी अच्छी है जो अब लिख रहा हूं, ये ध्यान से समझना। इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। देखो, आपको स्पेशल डैमेज तब मिलेगा जब कोई स्पेशल सिचुएशन होगी। ये नहीं कि आप हर केस में आ जाओ स्पेशल डैमेज लेने। जब कोई स्पेशल सिचुएशन हुई तभी आप स्पेशल डैमेज मेरे से क्लेम कर सकते हो। ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। हाँ, ऑर्डिनरी डैमेज आपका क्या है, वो मैटर ऑफ राइट है, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक बार बुक की तरफ मैं रुक कर रहा हूँ, बुक की तरफ चलते हैं, एक आधा एग्जाम्पल देखेंगे बुक में। तो मेरे प्यारो, हमने यहां तक कर लिया था कल। मैंने आप, हाँ, तो फिर उसके लिए तिहाड़ जेल बनाई हुई है ना। मर गया तो कोई बात, सिविल लाइबिलिटी में कुछ नहीं होता। मर गया तो फिर जाओ भाई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ेंगे अगर वो कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया तो। प्रॉपर्टी भी छोड़ के नहीं गया तो कुछ नहीं। और अगर आपसे कोर्ट ने पेनल्टी दी, आपने पेनल्टी नहीं भरी, तो कोर्ट उतने टाइम के लिए आपको जेल में डालता, तिहाड़ जेल, ठीक है।
तो बेटे देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कल, रेमेडीज अवेलेबल। तो डैमेज ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन और क्वांटम मेरिएट। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला तो कुछ है ही नहीं, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन हम पढ़ रहे हैं सूट फॉर डैमेज। तो देखो यहाँ पर टॉपिक आया सूट फॉर डैमेज, सेक्शन नंबर 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको अधिकार देता है कि आप लोग डैमेज क्लेम कर सकते हो जो भी नुकसान आपको हुआ है। क्लियर है? तो कह रहा है द एक्ट इन सेक्शन 73 हैज लेड डाउन द रूल्स एज टू हाउ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इज टू बी डिटरमाइंड। देखो जी, लॉ यूज करता है स्पेसिफिक वर्ड्स, और आप लोग कोशिश कीजिए स्पेसिफिक वर्ड्स को सीखने की और यूज करने की। जैसे समान नॉर्मल लाइफ में हम लोग बोलते हैं गुड, हमें नहीं बोलना, हमें बोलना है वैलिड। कुछ आ रहा है समझ में? तो ऐसे लॉ के कुछ शब्दों का आप इस्तेमाल करना सीखो। जैसे आपको पैसे मिल रहे हैं, आप बोलो कंसीडरेशन मिल रहा है। समझ में आई बात? ऐसे शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करो तो देखो आपके लॉ में नंबर बहुत अच्छे आएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, समझ गए? ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसने ब्रोक किया कॉन्ट्रैक्ट उसको मैं क्या बोलता हूं, और जिसके साथ में जो रिसीवर है उसको क्या बोलता हूं, एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है बच्चे? और compensation for any loss or damage caused to him by breach. Compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arise in the usual course of event. वही जो नेचुरली मेरे को डैमेज हुआ है तो मैं वही क्लेम करूंगा। कई लोग ऐसा डैमेज भी क्लेम करने का प्रयास करते हैं जो उनको एक्चुअली में होता नहीं है, तो फिर कोर्ट उसमें डैमेज नहीं देगा। जो आपको एक्चुअली में हुआ है आप वो डैमेज लो। अगर ऑर्डनरी, जैसे चावल वाला मेरा एग्जांपल था, वो एक ऑर्डनरी डैमेज है, मुझे नॉर्मल चावल मिल तो गए कहीं और से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं ऑर्डनरी लूंगा। लेकिन मेरी शादी में केटरर नहीं आया 2 बजे, वो 2-3 बज गए, अब क्या ही आएगा वो। समझ गए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वो स्पेशल सिचुएशन है। ठीक है? A compensation can also be claimed for any loss or damage which the party knew when they entered into the contract as likely to result from the breach. ठीक है, मैं डायरेक्टली जा रहा हूं। तो डैमेजेस हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, एक है जनरल और ऑर्डिनरी, एक है स्पेशल। जनरल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, स्पेशल बताऊंगा। फिर आपका सुपर इंपॉर्टेंट आपका विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी, एक आपका नॉमिनल, और ये छोटे छोटे 2 डैमेज है, प्रीफिक्स डैमेज और डैमेज फॉर डेटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। मतलब आप लोग लेट हो गए, आपके लेट होने से मेरा नुकसान हो गया। जैसे इस क्लास में ये प्रोजेक्टर मैंने मंगाया था, प्रोजेक्टर वाले ने डिलीवरी लेट करी, 4-5 दिन बाद करी, उससे मेरे बच्चों ने बड़ी फजीहत करी क्लास सर क्यों प्रोजेक्टर कहाँ है तो 4-5 दिन तक मैं बच्चों की ये बातें सुनता रहा। इससे मेरी गुडविल पे थोड़ा बहुत असर पड़ा, और एक बच्चा छोड़ के भी चला गया। मान लो है, इन सारी बातों के आगे मान लो है। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में मैं उसके लेट होने की वजह से उससे क्या क्लेम कर सकता हूं, डैमेज क्लेम। तो अब इन सबको पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा था सर, ऑर्डिनरी डैमेज, ये मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है जी। दूसरा डैमेज मेरे प्यारे कौन सा है, इसको करते हैं। Where a party to a contract receives a notice of special circumstances affecting the, he will liable not only for damage arising not naturally and directing from the breach but also for special damage। जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस की नॉलेज है, ठीक है, आपको फिर स्पेशल टाइप का ही डैमेज देना पड़ेगा। ठीक है जी? एक एग्जाम्पल देखो यहां पर है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, और जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो भी एक बड़ा ही एग्जाम्पल है। पहले इसको समझते हैं। ए डिलीवर्ड अ मशीन टू बी, ए ने बी को क्या डिलीवर्ड करी, ए कॉमन कैरियर टू बी कन्वेड टू एज मील विदाउट, ए ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बी दैट हिज मिल वॉज स्टॉप फॉर वांट ऑफ द मशीन। मशीन आनी है, मिल चलनी है, और ऑर्डर आए हुए हैं बहुत सारे,
मेरी मिल पे काम तभी होगा, उन सारे ऑर्डर्स को मैं तभी फॉलो करूंगा, प्रोडक्शन तभी होगा जब तू मशीन मेरे को दे देगा। ऑल वेल। बी अनरीजनेबली, देखो अनरीजनेबली शब्द जानबूझ के लिखा है। अगर यहाँ लिखा होता बी डिलेड तो क्वेश्चन मार्क आ सकता था, बी कोर्ट में बोल देता सर क्या करूं वो बाढ़ आ गई थी, चलो मैं तैर के आ जाऊंगा, मशीन थोड़ी तैर के आएगी। तो बिना किसी रीजन के बी अनरीजनेबली डिले द डिलीवरी ऑफ द मशीन, और उसके परिणाम स्वरूप ए लॉस्ट ए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द, मान लो गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी के लिए मशीन चाहिए थी मुझे। मशीन अगर टाइम पर आ जाती तो मेरा पूरा प्रोडक्शन होता और गवर्नमेंट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहता और मेरा प्रॉफिट कहीं नहीं जाता। आपको नहीं लगता स्पेशल सिचुएशन है? मशीन नहीं आई, मेरा तो नुकसान हुआ हुआ, ऊपर से साला मेरे कॉन्ट्रैक्ट भी चले गए। और गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट गया, सोचो कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी यहाँ पर, भविष्य में कितने कॉन्ट्रैक्ट मेरे मिलते वहां से अगर मैं अभी काम करके देता तो ये सारी सिचुएशन को हमें देखना है आगे। In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill. उतना पैसा वो ले लेगा जितना प्रॉफिट मिल चलाकर होता, उतना मैं तेरे से ले लूंगा अब during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of the government contract as A's contract with the government was not brought to the notice of। हाँ, अगर बी को ये पता होता कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी वो मशीन लेट कर रहा है तो और भी ज्यादा डैमेज मिलता। ऑल वेल, समझ में आ गया? तो चलो जी, इसको एक काम करो, एक एग्जांपल लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो। बेटे सही लग रहा है चैप्टर? चलो, नोटिंग आप लोगों को बढ़िया करनी है और क्लास में बातें नहीं करनी, थोड़ी बहुत अभी भी आवाज आ रही है। A having contracted with B, जैसा एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में है वैसे ही दे रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट करके। ए हैविंग कॉन्ट्रैक्टिंग विद बी टू सप्लाई बी with 1000 tons of iron at 100 rupees per ton to be delivered at a stated time। लिखो ए कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद सी, ए का सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट था फॉर परचेज ऑफ 1000 tons of iron at 80 rupees a ton। देख क्या है दिमाग, ए का सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि तू मुझे 1000 टन आयरन देगा, कितने में? 80 रुपए में। ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तुझे 1000 टन ऑफ आयरन दूंगा, कितने रुपए में? टेलिंग सी दैट, टेलिंग सी दैट ही डज सो फार वो, तुझसे मैं कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे बी को सप्लाई करना है बस। ही डज सो फार द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बी, हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बी।
आगे लिखो सी fails to perform his contract with A who cannot procure other iron and B in consequence this kind the contract. ठीक है, तो जो 20,000 का नुकसान हुआ है ये पैसे कौन देगा? तो लिखो सी मस्ट पे। कैसे बेटे, कैसे हुआ एक्चुअल डैमेज? अरे स्पेशल है, सामने वाले को बोला भाई तुझसे माल इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं उसको दे सकूं, तो सामने वाले को पता है ना स्पेशल सिचुएशन है, और उसने वही नहीं दिया, तो 20,000 का प्रॉफिट मारा गया ना उसका, बाकी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन देखो तो 20,000 का प्रॉफिट मारा गया, तो वो 20,000 का प्रॉफिट उससे लेगा कि तू मुझे 20,000 दे। ऑर्डिनरी डैमेज कहाँ है ये? ऑर्डिनरी डैमेज होता है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस। यहाँ कोई मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस थोड़ी है। 20,000 रुपीज बींग द प्रॉफिट विच ए would have made by the, जो ए कमा सकता था अगर वो परफॉर्म करता, बाय द परफॉर्मेंस ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बी। डन है, तो कितने डैमेज हो गए? 2 डैमेज हो गए, एक ऑर्डिनरी डैमेज और दूसरा, चलो तीसरा डैमेज की बात करते हैं। एग्जाम्पलरी नहीं है एग्जाम्पलरी डैमेज। तो मैं तीसरा नॉमिनल बता रहा हूं, चलो एग्जाम्पलरी बता देते हैं तीसरा। तो कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा लिखो एग्जाम्पलरी ऑब्लिक विंडिक्टिव डैमेज। बोलना नहीं। एग्जाम्पलरी ऑब्लिक विंडिक्टिव डैमेज, बहुत डिटेल में समझना, ये स्पेशल टाइप का डैमेज है। कभी कभी नुकसान की भरपाई मेजर ही नहीं कर सकते, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां नुकसान की भरपाई को मेजर नहीं किया जा सकता। मैं ना इसको इनडायरेक्ट तरीके से बताऊंगा, मैं पहले एग्जांपल देता हूं, आप अपने भावनाओं को व्यक्त करना और बीच में बोलना नहीं, ध्यान से सुनना। और फिर से यहाँ शादी की बात होगी क्योंकि यहाँ टॉपिक ही शादी के ऊपर है, ये होता ही शादी के लिए। अभी सुनना ध्यान से, देखो जी, अभी कल कल भी शादी की बात हुई थी, 1-2 क्लास से शादियों की बात ज्यादा हो रही है। क्या है, सब सुनना, अच्छे से सुनना, बीच में नहीं बोलना, मेरे को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। शादी का एक तरीके से जब डन हो जाता है कि, जैसे मैं अपनी बात कर रहा था ना कि मेरा हुआ था, अभी मेरी एनिवर्सरी आ जाएगी 26 को, आप लोग पार्टी भी दोगे उस दिन, आए कि बे मेरी शादी हुई है, उससे कम भी नहीं है, दुख में नहीं देता मैं।
सुखी होता तो दे देता। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम सॉरी, मैं हरे कृष्णा मैसेज नहीं कर पाया एक्चुअली। अचानक ना मुझे कुछ क्लास लेनी पड़ी थी, तो फोन मेरे पास नहीं था। मैं ओहो, तो अभी राजीव सर के यहाँ गई नहीं? अच्छा अच्छा। तो वैसे ना अभी क्लास की जरूरत भी नहीं है, हमारी तो बात हुई थी कि हम 22 के बाद ले लेंगे। ठीक है, तो 22 के बाद कर लेंगे, क्योंकि अभी उसको वो भी देखना है 22 वाला। ठीक है, आप दवाई दिलवा दो उसको। ठीक है मैम। ठीक है, डन। हरे कृष्ण। बेटे सब सुनो, तो तुम लोग दोगे पार्टी, मैं नहीं दूंगा। सब कॉन्ट्री करना है। अच्छा सुनो, पहले सुनो, देखी जाएगी, पहले काम की बात सुनो। तो क्या है जी, कि सब शादी जब डेट वगैरह फिक्स होती है तो काफी समय पहले ही हो जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, दिसंबर में हुई थी, कुछ 10 11 11 दिसंबर को डेट फिक्स हो गई कि भाई 26 फरवरी को तेरी शादी है। मगर ठीक है भाई, कर लेंगे। अब उसके बाद चालू होता है सिलसिला जेब से पैसे निकलने का। बहुत सारी अरेंजमेंट होती है। मेरी पहली बार हुई थी शादी, से मुझे उस टाइम पता नहीं था। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। सुनेगी मेरी बीवी बहुत मारेगी, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सुनना। तो क्या हुआ, खर्चे चालू हो गए, एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं। लिटरली मुझे तो अभी आधे तो याद ही नहीं है, और जितने याद है वो इतने हैं कि क्या ही बताएं। इतने सारे कपड़े वपड़े, ज्वेलरी वेलरी, प्लेस, लगन सगाई यहाँ होगी, वो होगा, फूफा आएगा, उसको ये देना है, उसको अंगूठी देनी है, भसड़ है पूरी। अब 11 दिसंबर को ये तारीख तय होती है, और उसके बाद जो खर्चे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल औसम। चलो खर्चे छोड़ो, कोई बात नहीं, फाइनेंस पैसा बहुत है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, पूरे के पूरे रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह इन सबको शादी के कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, लोकेशन पता होती है। अच्छा, ये काम दोनों पार्टी कर रही होती है, लड़के वाले भी कर रहे होते हैं और लड़की वाले भी। अच्छा ध्यान से इस टॉपिक को समझना, ये टॉपिक बना ही शादी के लिए, ध्यान से दोबारा बोल रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल ध्यान भटकना नहीं चाहिए। दोनों पार्टी अपना खर्चा कर रही है, लोग रिश्तेदार वगैरह, शादी के कार्ड, सब कुछ हो रहा है। एंड टाइम आया, डेट आ गई, शादी की डेट आई, फेरे स्टार्ट हुए, तीसरा फेरा हुआ, चौथा फेरा जैसी टांग रखने वाला था वो आगे लड़का, लड़के के फादर ने बोला रुको। अच्छा, इसको 3 बार किया, रुको रुको रुको। है वो सीरियल्स में होता है ना ऐसे। आजकल के एडवांस सीरियल हो, पहले ऐसा होता था। तो रुको, तो पापा ने रोक दिया। क्यों रोका भाई? दहेज नहीं, गिफ्ट। दहेज बोल रहा है पागल। कह रहा भाई फॉर्च्यूनर तो दे दो। और यार लड़की वालों ने, मान लो कि कोई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर दी थी गिफ्ट में, नॉट दहेज। कैश वैश भी दिया, गोल्ड दिया, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया शादी का, विदाई विदाई होती है, बहुत चीजें होती हैं। अब मांग रहा है फॉर्च्यूनर। अब यार इमीडिएटली तेरे को फॉर्च्यूनर कहाँ से दे? तो अब बात विवाद हुआ कि फॉर्च्यूनर, उन्होंने भाई शादी कैंसिल करी, और चल दी, चल बेटे, बेटा भी खड़ा हो गया। बेटा भी बिल्कुल बाप के नश, पाप सही निकला नाम मेरे मुंह पे, नक्शे कदम पे चल रहा, पापा के साथ चला गया। मतलब वो मैरिज एग्रीमेंट पूरा का पूरा उन्होंने ब्रीच करा, तोड़ा या नहीं तोड़ा? चलो फाइनेंस का नुकसान छोड़ते हैं। 6 बजे तक ले लूं? कब तक है उनकी? हाँ तो मैं अभी तो लूंगा, अभी मेरा टाइम। अभी सब सुनना। तो क्या हुआ जी, चलो फाइनेंस का छोड़ो, कोई बात नहीं, कि गार्डन बुक किया था, 5 लाख रुपए वहां खर्च हुए। ठीक है, जो भी रिलेटिव आए, कपड़े धपड़े ये वो, चुप हो जा, सारी चीजें करी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, फाइनेंस की बात छोड़ो।
मेरे को ये बताओ कि जो लड़की वाली फैमिली थी उनकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ा होगा। यहाँ तो साले बंदों का ब्रेकअप हो जाए तो ठेके पे मिलते हैं। है जी, समझ रहे हो, वहां तो शादी टूट गई। समाज, हमारा भारत ना समाज के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे टिका हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोच रहा है। साले वो भी यही सोच रहा है कि तू क्या सोच रहा है। ठीक है, हम लोग इसी गेम पे खेलते रहते हैं और यही चीज हमारे भारतवासियों को बहुत आगे भी ले जाती है और बहुत पीछे भी ले जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। बताओ उस लड़की के ऊपर उसके मानसिक संतुलन पे क्या असर पड़ेगा। मैं कहता हूं बहुत भयंकर, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो जब लॉ अंदाजा नहीं लगा सकता तो हम कौन होते हैं, हम भी नहीं लगा सकते। वेयर एक्चुअल लॉस जो है वो मेजर नहीं किया जाता, तो कोर्ट यहाँ पर हायर अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो दिलवाता है डिफेंडेंट से एग्रीव्ड को। मतलब अगर किसी ने ब्रीच ऑफ मैरिज एग्रीमेंट किया है तो उस सिचुएशन में मतलब कोर्ट जो है वो एग्रीव्ड पार्टी को हायर अमाउंट ऑफ डैमेज दिलवाएगा डिफेंडेंट से। ये सिर्फ दो सिचुएशन में डैमेज मिलता है, एग्जेम्पलरी डैमेज जिसको आप विंडिक्टिव डैमेज कहते हैं। नंबर वन, ब्रीच ऑफ मैरिज एग्रीमेंट, आ गया समझ में। अब दूसरा वाला है डिसओनर ऑफ चेक। अच्छा, इसके आगे एक शब्द बोल रहा हूं, रॉन्गफुली डिसओनर ऑफ द चेक। क्योंकि चेक डिसओनर तो कभी कभी ऐसा भी हुआ था, मान लो साइन किए वो गलती से ऊपर ऊपर नीचे हो गया, तो यार ऐसे थोड़ी सजा मिल जाएगी पूरी। रॉन्गफुली डिसओनर ऑफ चेक, सुनना बहुत अच्छे से। मैं व्यापारी हूं और मुझे एक 20 लाख का चेक आना है। तो व्यापारी का काम होता क्या है, पैसा लो और पैसा बांट दो। व्यापारी को एक चेक आना है 20 लाख रुपए का, मिस्टर ए ने बोला सर ये पकड़ो अपना चेक 20 लाख रुपए का। अब उस व्यापारी ने अपने आगे वाले 20 लोगों से कमिट कर दिया होगा या नहीं, कईयों से माल उठा लिया होगा, कईयों को बोला होगा भाई चेक आ गया अभी परसों पेमेंट करता हूँ, हो गया होगा ये सारी जगहों पर। वो चेक व्यापारी ने बैंक में डाला, मान लो 2-3 दिन बाद डाला, जरूरत पड़ी डाल दिया, बैंक आया मैसेज चेक डिसोनर हो गया। कारण क्या था, पैसे नहीं तो उसके बैंक में 18 रुपए पड़े हैं बैंक में। 20 लाख का चेक दे दिया साले ने। अच्छा, उस जिसने चेक दिया उसके वो भाड़ में जाए, जिसको चेक रिसीव हुआ बताओ उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा होगा। आप मेजर ही नहीं कर सकते सर। उसने 20 लोगों से तो कमिटमेंट की वो गई, और बिजनेस चलता कमिटमेंट के नाम से। जैसे यहाँ आपको क्लास दी जा रही है, सर पढ़ाते डेडिकेटेड होके, हम भी बैठे रहते हैं डेडिकेटेड होके, कुछ नहीं पता लगता एसी, अभी गर्मी में कुछ कोई ध्यान नहीं एसी चल रहा है नहीं चल रहा, भाई चलेगा वैसे टेंशन मत लो। ठीक है। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, बाल की खाल निकाल के पढ़ाते हैं, इतना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारा। लेकिन हमें पता है ऐसा काम करेंगे, आपकी नज़रों में ही तो इज्जत बनानी है, और आपकी नज़रों में इज्जत नहीं बनी तो फायदा क्या, कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है हमारी। समझ रहे हो। अब कस्टमर की नज़रों में बिजनेसमैन की इज्जत है, और वो कस्टमर उसको गाली देके जा रहा है, उसका सप्लायर गाली दे रहा है, तू तो झूठा है। उसको क्या मतलब चेक डिसऑनर हुआ है नहीं हुआ, वो कह रहा तू तो झूठा है, तेरे को आगे से माल ही नहीं दूंगा, हो गई बेइज्जती। बिजनेस अभी अभी स्टेबल हुआ था, इतने में तुमने मेरी गुडविल खराब कर दी, क्या क्यों, तुमने चेक मेरे को गलत दिया, डिसऑनर हो गया। तो इन दो केसेस में कोर्ट बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो दिलवाता है डिफेंडेंट से, किसको, एग्री। ऑल वेल डन, चलो नोट करें। नोट करें हेयर actual loss cannot be measured, so the court impose very high amount of damage to prevent
its repetition. तो लिखो दिस डैमेज सेट एन एग्जाम्पल्स फॉर अदर। ये दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी दिया जाता है, वरना हर कोई 20 लाख का माल ले जाएगा, चेक दे जाएगा। जब तक चेक बैंक से डिसऑनर हुआ तब तक वो बंदा भूटान पहुंच गया माल लेके। समझ रहे हो? और ऐसे तो हर कोई शादी का वादा करेगा, करते हैं, आज भी करते हैं। वो निब्बा निब्बियों का एक चलता व्हाट्सएप पे, है ना, चलता है। वो तो बच्चों के नाम भी सोच लेते हैं, है ना, बाबू सोना। उनको ये नहीं पता उनका बाबू कब किसी और के काबू में आ जाए। कोई भरोसा नहीं। तेरा भी कटा है? रहने दे, रहने दे। गलत बात, मोहब्बत में आशिक को कभी नहीं बोलना चाहिए। दिल जले बन जाएगा अभी तो, यहाँ तूफान ले आएगा। आ जाओ, वापस आ जाओ क्लास में। चलो, ये होता है तुम्हारी उम्र में, ये बहुत ज्यादा होता है, मेरी उम्र में भी होता है, मैं भी तुमसे 6-8 दिन ही छोटा हूँ, ज्यादा नहीं। चलो जी, दिस डैमेज इज सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। आगे, इट इज ग्रांटेड ओनली इन 2 केसेस। लिखो, इट इज ग्रांटेड ओनली इन 2 केसेस। सबसे पहले ए लिखो, बाद नहीं बेटे, रॉन्गफुली डिसओनर या ब्रीच ऑब्लिक डिसओनर ऑफ चेक, और बी लिखो, ब्रीच ऑफ मैरिज एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ मैरिज एग्रीमेंट। डन है जी? एक बार बुक से पढ़ लें इसको। चलो, आ जाओ बेटे। विंडिक्टिव डैमेज, बेटे प्लीज डिस्टरबेंस नहीं, बिल्कुल अच्छा सिलसिला चल रहा है क्लास का, खराब मत करो। दीज डैमेजेस मे बी अवॉर्डेड ओनली इन फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर। ये यार फीलिंग बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है, ओके। आगे, एंड for wrongful dishonor by a banker of his customer check, because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of the check is so heavy that is cause loss of credit and reputation to him. A businessman whose credit has suffered will get exemplary damage even if he has sustained no pecuniary loss। बेशक उसको लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हायर अमाउंट ऑफ डैमेज ले। समझ गए? कुछ भी डिपेंड करेगा कोर्ट में, वो जितना प्रूफ कर दे, अपनी गुडविल जितनी प्रूफ कर दे उतना। जैसे अभी शाहरुख खान को मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूँ उसके बारे में, और कोई मेरे बारे में बोले, कोई दोनों के बारे में डिफरेंस नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत पड़ेगा। इसका उल्टा होगा कि मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको बहुत पड़ेगा। वो बड़े लेवल का बंदा है, वो एक स्टार है, जेन्युइनली वो इस अर्थ का सबसे बड़ा स्टार है, उसके बारे में ऐसे कहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे थोड़ी कोई बोल देगा उसको, उसको बड़ा दुख होगा। ऐसे रॉन्गफुली डिसऑनर चेक पे आपकी गुडविल पे क्या असर पड़ा, आपका पोजीशन पे क्या असर पड़ा, ये आप एक्सप्रेस करोगे जज के सामने। और नौटंकी मत करना, जज पकड़ लेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया जी, अगला है नॉमिनल डैमेज। जरा ये समझ लो, पहले ये समझा देता हूँ क्या होता है, फिर लिखवाएंगे, फिर पढ़ेंगे।
कोई बताएगा नॉमिनल डैमेज का मतलब? ये वर्ड मैंने बोला हुआ है पहले भी, नाम मात्र का डैमेज। क्या हुआ जी, कुछ लोग ना बड़े उसूलों के पक्के होते हैं, जैसे आर्मी के लोग, बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के पक्के। आपके घर में है कोई, आपके फादर आर्मी में किसी के हैं यहाँ पे? दादाजी एयरफोर्स में है। दादाजी अभी रिटायर्ड है या कितने बजे सुबह उठते हैं? उठ जाते हैं। और मेरे दादाजी थे, वो 9 बजे खांसते थे सुबह पहले, ठीक है। वो 5 बजे सुबह उठ जाते हैं। बिल्कुल देखना, वो परफॉर्मेंस देते हैं सुबह उठ के जॉगिंग वगैरह पे। एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं, अभी चलो ओल्ड एज हो गया, बट वो अपनी एज में 50, 50, 60 उस टाइम पे बहुत पंक्चुअल होंगे। आर्मी के लोग बड़े पंक्चुअल होते हैं। रीजन क्या है? वो पंक्चुअल नहीं होते, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो बड़े पंक्चुअल है। अब आप उनसे ना, जैसे हमारे यहाँ कोई क्लास में आया था ना, 15 मिनट लेट हो गए, तो वो बेटे लेट कैसे हो गए? सर वो लेट हो गया। उनका आंसर ये होता है, अबे गधे ये बता कैसे हो गया। तो उनको फर्क नहीं पड़ता 15 मिनट लेट होने से। लेकिन आर्मी में आप 1 मिनट लेट हो जाओ, 1 मिनट लेट हो जाओ, वो आपसे बोलेंगे, वो बंदूक उठा के 100 बार मैदान का राउंड लगाओ, पेनल्टी होगी आपकी। और वो खुद इतने पंक्चुअल हो जाते हैं, फिर वो अपनी औलादों को फिर सुबह 4 बजे लात मारते, स्टैंड अप, पापा करना क्या, कुछ नहीं, खड़ा हो। वो इतने पंक्चुअल होते हैं, मतलब उनको एक माइनर सी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती। उनकी फैमिली में ना एक डिस्टरबेंस रहती है, जो आर्मी का होता है ना, तो जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, दूसरों को हमेशा उससे प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो हमेशा वो बॉर्डर वॉर्डर पे रहा है, बिल्कुल पंक्चुअलिटी में रहा है। उसने सारे जमीन पे बैठ के खाना खाया है। वो ऊँट की खाल के बीच में पानी डाल के पीते हैं आर्मी में, हाँ मजाक नहीं करा। तो वो किसी भी मौसम में रह सकते हैं। अब वही आर्मी मैन, वही बंदा ना अपनी आदत से जाता नहीं है। अपने आप को ही देख लो, पढ़ते ही नहीं हो। तो बंदा आदत से जाता नहीं है जल्दी से, तो वो आर्मी मैन अपने डिसिप्लिन को घर पे भी यूज करना चालू कर देता है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, ठीक है। अच्छा सर, बताना क्या चाह रहे हो? बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, किसी पार्टी को एग्रीमेंट के अंदर नुकसान ज्यादा नहीं होता। जैसे 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट है, 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो 1 लाख के मुकाबले 200 रुपए आज की डेट में क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन वो फिर भी सामने वाली पार्टी को सबक सिखाने के लिए उससे डैमेज लेता है, इसको नॉमिनल डैमेज कहते हैं। बिल्कुल आर्मी वालों की तरह, 1 मिनट लेट है ना, सबक मिलेगा तुझे, ताकि तू अगली बार से लेट। जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करता है, मतलब छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, मतलब 12, 13 साल, 14 साल का बच्चा कोई गलती करता है, वो बेशक छोटी गलती हो, उसके माँ बाप उसे सजा दे देते हैं। माँ बाप तो नहीं, बाप ही देता है, माँ तो पुचकार देती है। वो बाप क्यों सजा देता है उसको? उससे दिक्कत थोड़ी है। पुराना है हमारा ये डायलॉग, ठीक है। तो वो उसको सजा देता है, रीजन क्या है? ताकि अगली बार से ये बच्चा ऐसी गलती ना करे। समझ गए? तो ऐसी यही नॉमिनल डैमेज होता है। तो देखो इसको पढ़ते हैं। Nominal damage are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract, but he has not in fact suffered any real. It is awarded just to establish the right to decree for the breach of contract. The amount may be a rupee or even 10 पैसा। कई एक दो फिल्मों में ऐसा है कि बस आप, एक दो फिल्में ऐसी है कि जिसमें बंदे को मोनेटरी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरे को फिल्म की नाम याद नहीं आ रहा, अभी बताता। लेकिन वो सामने वाली पार्टी पे केस करता है सिर्फ सॉरी बुलवाने के लिए, और 1 रुपए का डैमेज। हाँ ये वाली है, ओ माई गॉड 2, अगर आपने देखी हो, ठीक है। सिर्फ सॉरी बुलवाने के लिए कि जी 1 रुपए का डैमेज चाहिए मुझे, और आप सॉरी बोल देना, ये मेरा अधिकार है, मेरे मान सम्मान पे बात पहुंची है। तो क्या कोई डैमेज लिया? 1 रुपए, 1 रुपी क्या होता है? अगर नॉर्मल लोगों से पूछो तो वो बोलेंगे 1 ही रुपए की तो बात है, क्या फर्क पड़ रहा है।
लेकिन उसके लिए वो एक सम्मान की बात हो गई, रीजन बीइंग इज दैट कि उसको प्रॉब्लम हुई उसके सम्मान से, तो वो कोर्ट में केस कर रहा है 1 रुपए के डैमेज के लिए। इसको कहते हैं नॉमिनल डैमेज। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नोट कर लें इसको, लिखो। फोर्थ लिखो, नॉमिनल डैमेज। तो क्या है? वेयर देयर इज ओनली ए, लिखो वेयर देयर इज ओनली ए टेक्निकल वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। technical violation of the legal right, but no material loss is caused thereby। कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ पार्टी को, मटेरियल लॉस नहीं हुआ। आगे लिखो, व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, but either no loss or very small loss has been caused to aggrieved party, then courts grants very small amount of damage which is insignificant, that is called, तो इसको आप क्या बोलोगे? नॉमिनल। आ गया समझ में? अब एक लास्ट डैमेज है हमारा जिसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, ये देख लो। 4 हो गए, कोई दिक्कत? पांचवा बड़ा सिंपल सा है, नंबर 5। बस एक हेडिंग बनाओ और समझो। बेटे इसको बहुत अच्छे से समझना। लिक्विडेटेड डैमेज, हम लोग जब ये डैमेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, देखो 4 हमने पढ़ लिया ना, 1 2 3, इसको बाद में, ये क्या है? प्री फिक्स्ड डैमेज। क्या लिखा है? प्री, इसी को आप लिक्विडेटेड कहते हो। सर होता क्या है, सुन लो। दो पार्टी ने आपस में एग्रीमेंट किया, ए ने और बी ने, दोनों ने आपस में क्या किया? एग्रीमेंट।
दो पार्टी ने आपस में एग्रीमेंट किया और दोनों पार्टी ने आपस में एक बात करी, यार हो सकता है कि तुझसे कुछ गलती हो जाए या हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए, मतलब परफॉर्मेंस करने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना डैमेज का अमाउंट एडवांस में ही फिक्स कर लेते हैं। देख, अगर मुझसे गलती होगी तो मैं दूंगा 10,000 रुपये, और तुझसे गलती होगी तो तू दियो 10,000 रुपये। एक रीजनेबल एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इतना ही नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक दूसरे को सजा नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि तेरे को अगर कोई नुकसान मेरी वजह से हुआ तो मेरे से 10,000 ले लियो, और मुझे नुकसान कोई तेरी वजह से हुआ तो तू मुझे 10,000 दे दियो। दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेज व्हेन द अमाउंट ऑफ डैमेज फिक्स इन एडवांस बाय द पार्टी इज कॉल्ड लिक्विड। आया समझ में? दोबारा सुन। प्री फिक्स्ड, जब दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती है तो एग्रीमेंट के समय ही डैमेज के अमाउंट को फिक्स कर लेती है कि तुझसे नुकसान हुआ तो तू मुझे इतने पैसे दे दियो, मुझसे नुकसान हुआ तो मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। तो इसको हम कहते हैं प्री फिक्स्ड डैमेज, जिसको आप कहते हो लिक्विडेटेड डैमेज। आ गया समझ में? हाँ, वही तो बता रहा हूँ, सुन रहे? ये ना, इसको आप पेनल्टी भी बोल सकते हो कि तूने गलती करी तो तेरे ऊपर पेनल्टी 10,000 की, मैंने गलती करी तो। लेकिन ये पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज दोनों में फर्क होता है। पेनल्टी में अमाउंट जब सेट किया जाता है तो उसमें हाइयर अमाउंट ऑफ डैमेज होता है नॉर्मल से। जैसे नुकसान अगर 10,000 का होगा तो उसमें पेनल्टी लगाते हैं 20,000 30,000 की। कुछ आ रहा है समझ में? और लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर बस उतना ही पैसा डैमेज का अमाउंट रखते हैं जितना नुकसान एक्चुअली में हो सकता है। हाइयर अमाउंट कैसे हो जाएगा, वो तो दोनों पार्टी को पता होगा ना मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है हमारा। समझ गए बात को? अगर पेनल्टी और लिक्विडेटेड के डिफरेंस की बात करें तो पेनल्टी और लिक्विडेटेड में डिफरेंस ये होता है कि पेनल्टी में हाइयर अमाउंट ऑफ डैमेज करते हैं और इसके अंदर लिक्विडेटेड में हाइयर अमाउंट ऑफ डैमेज नहीं होता। पेनल्टी पता है क्यों लगाते हैं? ताकि परफॉर्मेंस इंश्योर हो सके। जैसे आपसे मैंने और सुमित सर ने बोल दिया कि अगर कोई लेट आएगा तो 500 रुपये देगा एक क्लास के, तो दिस इज क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज पेनल्टी। अब आप लेट आओगे ही नहीं, अब आधे घंटे पहले ही बाहर से हुड़दंग मचाना चालू कर दोगे क्योंकि 500 रुपये जाएंगे। और वाकई में लिए जाते हैं यहाँ पे। चॉकलेट लेते हैं सर, तो आपसे पेनल्टी ली जाएगी, तो फिर आप लोग टाइम पर आओगे? आओगे नहीं आओगे? बिल्कुल आएंगे, पेनल्टी है। तो परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेज जो होता है वो परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए नहीं लगाया जाता, वो लगाया जाता है सिर्फ कि कोई नुकसान हो गया तो उसको रिकवरी हो जाए। समझ गए? क्लियर है? इसको लिखवाऊंगा बाद में, पहले बुक से देखते। नॉमिनल हो गया, डैमेज फॉर डिटोरिएशन, ये तो मैंने आपको बता दिया, डिटोरिएशन कॉज बाय डिले। गुड्स कोई डिले हो गया, ठीक है, तो हम ले लेंगे, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ सीधा प्री फिक्स डैमेज, और इसका एक अलग से पूरा टॉपिक भी है। तो देखो, समटाइम्स पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट, स्टिपुलेट मतलब पहले से फिक्स कर लेती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, फॉर्मेशन मतलब, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ पढ़ते कैसे हैं कानून को, ठीक है, इसलिए तो बुक से पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट की बुक से कोई नहीं पढ़ाता, मैंने इस बार से निकाल लिया, अब इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स को छोड़ेंगे नहीं। और क्लास की अपनी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारे नंबर ऑफ आवर अब बढ़ चुके हैं क्लास के। कोई बात नहीं, जाने दो, बढ़ जाने दो। हमें नंबर ऑफ आवर का क्या करना है, हमें पास होना है अच्छे नंबरों से। हमें चाहिए पकड़, मजबूत पकड़ अपने सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट की मजबूत पकड़, हमें पूरे काम करने, क्या क्या करना है, मेरे नोट्स जो क्लास में लिखवा रहा हूँ वो अच्छे से होने चाहिए, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा करेंगे, द लास्ट राइट को पूरा रट मारना है, और राइटिंग प्रैक्टिस, ये 4 काम कर लो, इनफ है। और इसके अलावा, और हाँ, आपके लिए एक सीरीज केस लॉस की भी लेकर आया हुआ मैं,
देखते हो कुछ केस लॉज आते रहते हैं आपके लिए। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक बोल्टन वर्सेस जॉन्स डाला है, आपने देखा ही नहीं किसी ने। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर पे। अभी आजकल मैं एक और डालूंगा, तो ये केस लॉज आप जरूर देखना। आपका जितने क्वेश्चन आते हैं ना, जितने क्वेश्चन उतने केस लॉज आपके सामने होंगे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा केस लॉ 2 या 3 मिनट में समझा के डाल दूंगा। ठीक है, और एक क्लास आपको मिस नहीं करनी यहाँ की। कोशिश करो, तबीयत खराब हो रही है तो भी कोई बात नहीं, आओ। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो देख दवाई लेकर आया हुआ है, ठीक है, दिखा रहा था। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसे फॉलो करो, देखो आपकी नैया पार होगी, आप लोग बिल्कुल अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 30% है, वो इसीलिए नहीं है कि इंस्टीट्यूट को 30% रिजल्ट देना है। वो असल में 70% बंदा इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड पे पहुंच ही नहीं पाता। इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मांगता है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं तो 4-5 दिन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो पढ़ा ही नहीं। क्लास में मटर गश्ती कर रहे हैं। कुछ नहीं होता है इनसे, ये जो आपस में कर रहे होते हैं ना, हम थोड़ी सी हंसी आ जाएगी, ये वो मेरा काम है, मेरे को पैसे मिलते हैं इसके, पता है तुम्हें। कुछ कोई बेनिफिट नहीं है क्लास में टाइम वेस्ट करने का। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं जिन्होंने क्लास में टाइम वेस्ट किया। आज वो किसी जगह पर काम कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, या वो गिल्ट में है, क्योंकि वो कर सकते थे। और इस पृथ्वी पे कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कुछ करना चाहे और कर ना पाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बस बाहर निकलना होगा। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। आज तक कितनी भी ग्रेट थिंग्स आई है, वो कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आई। बशर्ते आपके पापा धीरू भाई अंबानी हो, वो अलग बात होती है। बट आपके पास कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको कंसिस्टेंसी लानी है, रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। और अभी तो सीए में एडमिशन हुआ ही नहीं है आप लोगों का, अभी तो एंट्रेंस दे रहे हो। एडमिशन कब होगा? पास होने के बाद। तो अभी आप जो कहते हो सीए कर रहा हूँ, झूठ कहते हो लोगों को। कब करोगे? जब पास होगे। पास होने के लिए क्या करना है? बाकी बच्चे और तुम में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। वही तुम पढ़ रहे हो, वही वो पढ़ते हैं, सब कुछ सेम होता है। लेकिन क्यों वो लोग पास होते हैं अच्छे नंबरों से? अरे वो लगातार काम करते हैं भाई। उन्होंने ना देखी बारिश ना देखी धूप, वो बुखार के अंदर भी क्लास में लटके पड़े होते। कुछ तो आएगा इसमें। उनके पास ऑप्शन होता है कि एक आधी क्लास मिस कर दे तो वो रिकॉर्डेड ले लेंगे, लेकिन वो नहीं लेते, वो रेगुलर में आते। क्योंकि सर डिफरेंस तो है रिकॉर्डेड और इसका। ये तो मार्केट की डिमांड है, तो हमें भी प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, हम भी करा देते हैं प्रोवाइड। लेकिन जो फेस टू फेस का है वो तो सर अलग ही मजा है ना। तो अंदर की आग को बिल्कुल निकालो, बीड़ी मत जला देना निकाल के जेब से कि सर अंदर की आग जला रहे हैं। अंदर की आग निकालो और पढ़ाई करो, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई करो, डेडिकेटेडली पढ़ाई करो। घर के अंदर कोई फालतू के काम मत करो, एक्सक्यूजेस मत दो अपने आप को कि सर वो उस वजह से नहीं कर पाए, इस वजह से नहीं कर पाए। इस दुनिया में कोई वजह काम नहीं आती। अगर आप फेलियर हो जाओगे तो सारी वजह पीछे रह जाती है। आपको कोई नहीं पूछता, आपको लगता है वो आपको पूछ रहा है, कोई नहीं पूछता। चलो लोगों के पूछने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो ना। तुम्हें तो पास होना है ना, तुम्हें चल कोई ना पूछे, तुम कोई दिक्कत नहीं, मत पूछ, लेकिन तुम अपने आप को आंसर देने के लिए तो पढ़ो। असल में जवाबदेही तुम्हें अपने आप की अपने प्रति तो होगी। ठीक है, हाँ भाई, समझ गए? चलो स्टार्ट कर रहा हूं। तो वापस पढ़ते हैं। Sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that on a breach of contract by any of them, a certain amount will be payable as, एक certain amount वो fix कर लेते हैं। It may amount to either, या तो वो liquidated हो सकता है, या तो देखो लिक्विडेट के ब्रैकेट में मैंने लिखा है रीजनेबल एस्टिमेट, और पेनल्टी में आर्बिट्रेरीली फिक्स एट द डैमेज पेबल, हायर अमाउंट होता है। समझ गए दोनों में? Section 74 provide that if a sum is named as a contract as the amount to be paid in case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault
ए रीजनेबल कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, मतलब जितना अमाउंट लिखा है एग्रीव्ड पार्टी उतना पैसा उससे रिकवर कर सकती है। हो सकता है वो लिक्विडेटेड के नाम पे हो सकता है वो पेनल्टी के नाम पे, दोनों में डिफरेंस है। देखो दोनों को यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। इफ द पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹1,00,000 एंड एक्चुअल लॉस 70,000 हुआ है, then only 70,000 shall be available as damage, that is the amount of actual loss and not the amount stipulated, but if the loss is 1.5 लाख then only 1 लाख will be। देख 1 लाख मैंने लिखा लेकिन तुम्हारा नुकसान 70 का हुआ तो 70 मिलेंगे, लेकिन 1 लाख लिखा है नुकसान 2 लाख का हो गया, 1 लाख मिलेगा, जो लिखा है वो मिलेगा। मतलब इसको मैक्सिमम अमाउंट बोलते हैं। कम डैमेज हुआ तो कम मिलेगा, ज्यादा डैमेज हुआ तो मैक्सिमम मिलेगा। 7. X promised by a priest to pay 10,000 as charity. The priest on X promise incurred certain liability toward the repairing of the temple to the extent of 7,500. Why the priest can recover from 7,500? मंदिर में बोला कि भाई तुम्हें 10,000 दूंगा मैं, मेरी तरफ से वादा। उन्होंने भाई लाइबिलिटी ले ली, कंस्ट्रक्शन के लिए सामान मंगा लिया, 7,500 का सामान था, अब वो 7,500 तो देगा ही देगा डैमेज में, समझ गए। तो पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, तो इसको पढ़ने से पहले नोट करेंगे जो मुझे लिखवाना है। लिखो बच्चे, लिक्विडेटेड डैमेज लिखो, व्हेन parties to contract fix a genuine pre-estimate damage in advance and mention into contract बस ये नोट डाउन कर लो, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यूनिट खत्म हो जाएगा शायद, 2 नहीं है बेटे और भी तो है। देन इट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेज। तो लिखो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी। तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, बीच में लिक्विडेटेड डैमेज और तीसरा क्या है, पेनल्टी। पहले लिखेंगे मीनिंग। तो लिक्विडेटेड डैमेज का मीनिंग है फेयर एंड जेन्युइन एस्टिमेट्स of probable loss in advance that may arise due to, आप ब्रीच करोगे तो पेनल्टी में क्या है, इट इज वेरी हाई। पेनल्टी क्या होती है, देन द लॉस। टू इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
मीनिंग ऑल वेल है। अब दूसरा लिखो इंटेंशन। इंटेंशन, चल जा भाई। रिकवरी ऑफ डैमेज, यहां इंटेंशन क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेज में? कि सिर्फ डैमेज की क्या कर सके, रिकवरी। और पेनल्टी में इंश्योर करते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, एक एक एग्जांपल लिख लें क्या? एग्जांपल तो लिक्विडेटेड में बता रहा हूं, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिलीवर्ड possession of house अंडर कंस्ट्रक्शन विद इन 6 मंथ। कह रहा 6 महीने में तेरा घर तेरे को दे दूंगा कंस्ट्रक्ट करके। और अगर नहीं दे पाया तो उस घर का मंथली रेंट तेरे को मिलेगा। ठीक है। फेलिंग विच ही वुड पे द मंथली रेंटल ऑफ बी, दिस इज लिक्विडेटेड डैमेज। चलो पेनल्टी में देखते हैं। पी कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर 50 यूनिट्स of petrol engine to Q on a stipulated day। stipulated मतलब fixed day। failing which he shall pay ₹5 लाख। आगे लिखो neither the price of engine nor loss of on failure of delivery would amount to ₹5 लाख। Hence it is a penalty। Hence it is a penalty। समझ में आ गया जी? तो आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, फिर छोटा सा यूनिट कंटिंजेंट है, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो सबके लिए नया है। ठीक है, चलो जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।